नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशिव कुमार मंत्रा रेडियो क्लास का तीसरा एपिसोड पूरा होने जा रहा है और इस एपिसोड में हम 64वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से पूछे गए सवालों पर अभ्यास करेंगे। हमारा पहला सवाल है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनके 5 विकल्प है। पहला विकल्प है अंजीरा से, दूसरा विकल्प है दम्भ सदात से, तीसरा विकल्प है किलीगुल मोहम्मद से, चौथा विकल्प है मेहरगढ़ से और 5वां विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है चौथा, यानी कि मेहरगढ़ से। अर्थात भारत में मेहरगढ़ से पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के समीप स्थित है। मेहरगढ़ से गेहूं की 3 एवं जौ की 2 किस्मों की खेती के संकेत मिले हैं। मेहरगढ़ से 8000 से 6000 ईस्वी पूर्व के जौ और गेहूं की खेती के साथ पशुपालन, भेड़ तथा बकरी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा यहाँ से नवपाषाण काल के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता की भी उत्पत्ति व विकास पर भी प्रकाश पड़ता है। इस स्थल से हड़प्पा जैसे ईंटों से घर भी बने हुए मिले हैं और लगभग 6500 ईस्वी पूर्व तक मेहरगढ़ वाली हड़प्पा जैसे औजार एवं बर्तन भी बनने लगे थे। अतः हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से मेहरगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारतीय इतिहास में। अब हमारा दूसरा सवाल है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। इसके विकल्प है, पहला धर्मेंद्र, दूसरा संग्राम धनंजय, तीसरा बालपुत्र देव, चौथा चूड़ामणि वर्मन, 5वां उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है तीसरा विकल्प, यानी बालपुत्र देव। अर्थात बालपुत्र देव स्वर्ण भूमि का वो राजा थे जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना भी की। बंगाल के पाल वंशीय शासक देवपाल, जिनका जन्म 810 ईस्वी में हुए एवं जिनकी मृत्यु 850 ईस्वी में हुए, उन्होंने सुमात्रा और जावा के शैलेंद्र वर्षी शासक बालपुत्र देव द्वारा बनाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान में प्रदान किए थे। देवपाल बौद्ध धर्म का संरक्षक भी थे। उसकी राजकीय शक्ति का वर्णन अरब यात्री सुलेमान ने भी किए हैं। अब हमारा अगला सवाल है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथारियन सी किसने लिखी? इसका पहला विकल्प है टेसियस, दूसरा प्लिनी, तीसरा टॉलमी, चौथा स्ट्रैबो और 5वां इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, यानी विकल्प 5। पेरिप्लस ऑफ द इरीथेरियन सी को पेरिप्लस ऑफ द रेड सी भी कहा जाता है। इस पुस्तक में भारतीय बंदरगाहों तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण भी मिलता है। इसकी रचना
80 से 115 ईस्वी के बीच किसी अज्ञात लेखक के द्वारा की गई है, यानी इसके लेखक का नाम अब तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ है। टेसियस एक यूनानी राजवेद थे तथा फारस के सम्राट अर्टाजेमेमन के दरबार में रहते थे। उसने पूर्वी देश से लौटकर आए हुए यात्रियों के मुंह से सुन सुनकर भारत के संबंध में अनेक कहानियों का संग्रह किया था। पारसी का उसका प्रमुख ग्रंथ है। एस्ट्रेबो एक प्रसिद्ध इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता थे। इसने देश विदेश में भ्रमण करके व्यापक अनुभव भी प्राप्त किए। इसकी ग्रंथ जियोग्राफिका है, जिसका इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, जबकि टोलेमी ने जियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की थी। अब हमारा अगला सवाल है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? एक बार फिर से सवाल आप सब सुन ले। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? पहला विकल्प है पुष्यमित्र शुंग, दूसरा विकल्प है मेनांडर, तीसरा विकल्प है वीम कदफिसेस, चौथा विकल्प है गौतमी पुत्र सतकर्णी, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प तीन यानी तीसरा विकल्प वीम कदफिसेस। भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने किया, परंतु व्यापक पैमाने पर भारत में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय शक कुषाण शासकों को दिया जाता है। वीम कदफिसेस द्वितीय पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। यह माना जाता है कि उसने अधिकांश सोना रोम से व्यापार के माध्यम से प्राप्त किए थे। जहां तक व्यापक स्तर पर इसके प्रचलन का प्रश्न है, तो कनिष्क के समय में ये व्यापक रूप से और प्रचलन में आए। इसी के साथ हमारा प्राचीन भारत के सवाल जो 64वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए थे वह समाप्त हुए। मध्यकालीन भारत के सवालों पर चर्चा करें उससे पहले मैं आप लोगों से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे छात्र हैं जो अक्सर ये हमसे ये हमारे पास ये शिकायत लेकर आते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये उनकी समस्या है कि वे पीटी तो निकाल लेते हैं बीपीएससी के भी और अन्य स्टेट के भी, किंतु उनकी मुख्य परीक्षा यानी मेंस का एग्जाम नहीं निकल पाता है। उन छात्रों से जब मैंने गहराई से बात की तो उन छात्रों में 98% स्टूडेंट्स यानी 98% छात्रों में एक सामान्य बात मुझे नजर आई कि जब मैंने उन सब से पूछा कि आप लोग पहले मेंस की तैयारी शुरुआत से ही करते हैं या पहले पीटी की तैयारी करते हैं फिर मेंस की तैयारी करते हैं, तो उन छात्रों ने जवाब दिए कि हम पहले पीटी की तैयारी करते हैं। पीटी अगर का रिजल्ट यदि आ जाते हैं तो हम मेंस की तैयारी पर ध्यान देते हैं। ये उनकी समस्या का सबसे बड़ा कारण है। अब वो समय नहीं रहा कि आप पहले पीटी की तैयारी करें फिर रिजल्ट आए तो मेंस की तैयारी करें, क्योंकि अब पहले के तरह पीटी और मेंस के बीच में ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। आप देख रहे होंगे कि अब लगभग सारे पीसीएस पीटी के रिजल्ट आने के बहुत जल्द ही परीक्षा ले लेती है। अब बहुत से छात्र ऐसे भी हैं जो हमें बताते हैं कि वे आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं पीटी के रिजल्ट जब तक ना हो जाए। ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। आंसर राइटिंग आप शुरू से ही करें। आंसर राइटिंग आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। एक बात को समझे आप सिविल सर्विस के जो भी छात्र सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं कि सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा में केवल आपका नॉलेज नहीं देखा जाता है, बल्कि आपके नॉलेज के साथ साथ नॉलेज का प्रेजेंटेशन भी देखा जाता है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट मेंस के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो कॉपी चेक करने वाले को ये पता है कि ये पीटी पास करके आए हैं, अर्थात इनके पास नॉलेज पूरा है तभी ये पीटी पास किए हैं।
अब वो आपके नॉलेज के प्रेजेंटेशन को देख रहे कि कौन छात्र कितने अच्छे तरीके से अपने नॉलेज को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए आंसर राइटिंग शुरू से करें और इसका लगातार प्रैक्टिस करें, कभी भी इसे ना छोड़ें। यदि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सवालों को शुरुआत में ऐसा होता है कि सवालों का आंसर राइटिंग करने में समस्याएं आती, समझ में नहीं आता क्या लिखे क्या ना लिखे, तो आप कुछ ना करो, आप अपनी जीवनी लिखो। आप यदि अपनी जीवनी भी लिखते हो तो आपको लिखने का एक प्रैक्टिस बनेगा, आप खुलने लगेंगे कि हम कैसे लिखें, आपको ये समझ में आने लगेगा क्या लिखे क्या नहीं लिखे, कैसे लिखे। इसलिए सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले सभी छात्रों से मैं यही कहूँगा कि जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैं अब समझ पा रहा हूँ कि अब मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले शुरुआत से ही करें। इंतजार ना करें कि पीटी का रिजल्ट आएगा तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करूँगा। यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो 80 से 90% आप अगर पीटी और मेंस का जो सब्जेक्ट है दोनों को अगर मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि 80 से 90% आपका मुख्य परीक्षा के साथ ही पीटी का तैयारी हो जाएगा। और जो कुछ बच जाते हैं उस शेष के लिए आप अपना अलग से उसकी तैयारी कर ले और आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करते रहे शुरू से। अब हम मध्यकालीन भारत के सवालों पर आ रहे हैं। हमारा मध्यकालीन भारत से हमारा पहला सवाल है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? पहला विकल्प है इल्तुतमिश, दूसरा विकल्प है बलबन, तीसरा विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब है तीसरा विकल्प यानी अलाउद्दीन खिलजी। यानी अलाउद्दीन खिलजी वह सुल्तान थे जिन्होंने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत में बहुत ही कठोर भू राजस्व प्रणाली थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व का उपज का आधा भाग निर्धारित किया था, यानी 50% भाग निर्धारित किए थे। इसके काल में भू राजस्व दरें संभवतः सबसे ऊंची थी। इस भू राजस्व की वसूली के हिसाब पटवारी रखते थे। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व वसूली के लिए स्थानीय व्यक्तियों जैसे चौधरी, मुकद्दम और खूत को नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व वसूली का प्रमुख उद्देश्य शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकतम भूमि को खालसा के अंतर्गत लाने का प्रयास किया, इक्तादारी व्यवस्था बंद कर दी और नगद वेतन शुरू भी कर दिए। इस समय भू राजस्व को खराज कहा जाता था। ये सवाल अगर कभी कभी आ जाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व को क्या कहा जाता था, तो इसका जवाब अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व को खराज कहा जाता था। अब हमारा अगला सवाल है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? एक बार फिर से सवाल को सुन ले। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? इनके विकल्प है, पहला विकल्प है सुहरावर्दी संप्रदाय, दूसरा विकल्प है ऋषि संप्रदाय, तीसरा विकल्प है चिश्ती संप्रदाय, चौथा विकल्प है फिरदौसी संप्रदाय और पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है पहला विकल्प सुहरावर्दी संप्रदाय, अर्थात शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कोट कहरोर कस्बे में हुआ था। शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने सोहरावर्दी संप्रदाय या सिलसिला की स्थापना की। 1862 ईस्वी में शेख बहाउद्दीन जकारिया ने इस संप्रदाय का संचालन अपने हाथों में ले लिया था और उनको मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी माना जाता है। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे शेख उल सलाम की उपाधि दी थी। यह अर्थात ऐसा भी कभी सवाल आ सकता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो इसका सही जवाब है इल्तुतमिश ने।
अब हमारा अगला सवाल है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? एक बार फिर से सवाल सुन ले। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इसका पहला विकल्प है बहलोल लोदी, दूसरा विकल्प है सिकंदर शाह, तीसरा विकल्प है शेर शाह, चौथा विकल्प है इस्लाम शाह, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। ये सही है कि बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह इन चारों ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजन का तथ्य किसी भी इतिहासकार ने नहीं माना है। हालांकि बहलोल लोदी की सैन्य व्यवस्था में सैन्य इकाइयों को 100, 1000, 10,000, 1 लाख तथा 10 लाख सैन्य संख्या में विभाजन का उल्लेख मिलता है, जो कि इस प्रश्न से मेल नहीं खाते हैं। इसके साथ ही सिकंदर शाह, शेर शाह तथा इस्लाम शाह जैसे शासकों के दौरान भी सैन्य टुकड़ी की इकाइयों का विशेष तथ्यात्मक विवरण नहीं मिलता है। इसलिए इसका सही विकल्प जवाब है विकल्प 5, यानी इनमें से कोई नहीं। अब हमारा अगला सवाल है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। सवाल एक बार फिर से सुने। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। हमारा पहला विकल्प है सुल्तान शमसुद्दीन शाह, दूसरा विकल्प है सुल्तान कुतुबुद्दीन, तीसरा विकल्प है सुल्तान सिकंदर, चौथा विकल्प है सुल्तान जैनुल आबिदीन और पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 4, यानी चौथा विकल्प कि कश्मीर का अकबर के नाम से सुल्तान जैनुल आबिदीन प्रसिद्ध थे। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जो कि 1420 से लेकर 1470 तक मध्यकालीन कश्मीर में शासन किए थे। उनके राज्य के लोग बूदशाह अर्थात महान राजा उन्हें कहते थे। जैनुल आबिदीन ने अनेक कल्याणकारी एवं लोकप्रिय कार्य किए। उसने कश्मीर के हिंदू समुदाय पर आरोपित जजिया कर समाप्त किया। मुस्लिम शासक होने के बावजूद उसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने सती प्रथा पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाए थे। उसने संस्कृत भाषा और साहित्य को बढ़ावा दिया। उसके आदेश से महाभारत तथा कलहन की राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद किया गया। कि ये भी सवाल कभी आ जाते हैं कि किन सुल्तान के आदेश से कलहन तथा राजतरंगिणी को संस्कृत भाषा में अनुवाद किया गया। तो कलहन की राजतरंगिणी तथा महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया। तो इसका सही जवाब है कि सुल्तान जैनुल आबिदीन के आदेश पर महाभारत तथा कलहन की राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद किया गया। उसने अपने पिता के शासनकाल में कश्मीर छोड़ गए हिंदुओं को वापस बुलाया। जैनुल आबिदीन की उदारवादी धार्मिक नीति शिक्षा को बढ़ावा देने तथा कला, साहित्य एवं वास्तुकला में रुचि रखने के कारण मध्यकालीन कश्मीर के महान शासकों में उनकी गिनती होती है। अब हमारा अगला सवाल है, ये कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ये सवाल एक बार फिर से सुन ले। ये कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने
40 साल तक काम किया था। पहला विकल्प है मनुची, दूसरा विकल्प है टवर्नियर, तीसरा विकल्प है विलियम फिंच, चौथा विकल्प है अब्दुल हमीद लाहौरी, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब है विलियम फिंच। यानी विलियम फिंच का ये कथन है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किए थे। विलियम फिंच ब्रिटिश व्यापारी थे एवं वे यात्री थे। विलियम फिंच की यात्रा वृत्तांत को नेशनल बायोग्राफी नाम से प्रकाशित किया गया है। वे छात्र जो नए हैं, जो आज पहली बार गुरुमंत्र रेडियो क्लास से जुड़ रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि गुरुमंत्र रेडियो क्लास ऑनलाइन इंस्टीट्यूट गुरुमंत्र विद्या संस्थान बिहार की ओर से चलाए जा रहे हैं। गुरुमंत्र विद्या संस्थान बिहार सिविल सर्विस की तैयारी व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से भी कराते हैं। इनके अपनी पीटी, आंसर राइटिंग और मेंस ग्रुप भी है। पीटी ग्रुप व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से चलाए जाते हैं। 50 स्टूडेंट का एक बैच होते हैं। और आंसर राइटिंग ग्रुप जो कि टेलीग्राम ग्रुप द्वारा चलाए जाते हैं और 35 स्टूडेंट का बैच होते हैं, जिनमें डेली 4 से 5 सवाल दिए जाते हैं, जिनका हमारी टीम जांच करके उनका विश्लेषण करके हम उन्हें बताते हैं। और हमारे मेंस क्लास व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए चलाए जाते हैं। व्हाट्सएप में 4 से 5 स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 4 से 5 स्टूडेंट का ग्रुप बनता है, जिन्हें प्रतिदिन व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए, ज़रूरत पड़ने पर वीडियो कॉलिंग के भी जरिए 3 घंटे, 3 से 4 घंटे यानी डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उन्हें उनका नोट्स लिखाए जाते हैं, डिस्कशन कराए जाते हैं, सवाल लिखने दिए जाते हैं, उनका जांच किए जाते हैं, उन पर डिस्कशन होते हैं। कुल अगर आप सामान्य शब्दों में मैं कहूँ तो पूरे क्लासरूम इन्वायरमेंट दिए जाते हैं गुरुमंत्रा विद्या संस्थान बिहार के मेंस क्लासेस में, जिनमें केवल 4 से 5 स्टूडेंट का ग्रुप होता है। जो छात्र हमारे पीटी, आंसर राइटिंग या मेंस किसी भी ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आप नोट कर ले, 9135904639, 9135904639। जिन छात्रों को हमारे डेमो क्लास चाहिए या हमारे नोट्स पीडीएफ चाहिए गुरुमंत्रा विद्या संस्थान बिहार के, वे फेसबुक के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक में जाए, वहाँ वे सर्च करें चंद्रशिव कुमार सर्च करने पर आपको हमारा फेसबुक पेज मिल जाएंगे और हम वहाँ से आप हमारे नोट्स पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जाए और सर्च करें मिशन यूपीएससी एसपीएससी, मिशन यूपीएससी एसपीएससी स्टडी विथ चंद्रा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से करीब 250 पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि केवल सिविल सर्विस के छात्रों को सहायता के लिए बनाए गए हैं। और आप वहां से मेंस के क्वेश्चंस भी, आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि बहुत से छात्र मुझसे पूछते हैं कि सर आपके चैनल में इतने कम पीडीएफ क्यों है, क्योंकि एक बहुत से ऐसे चैनल है, ग्रुप है, जहां हजारों की मात्रा में पीडीएफ है। तो मेरा उनका एक ही है कि हम पीडीएफ बनाते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, पहला। और दूसरा, मेरा अपना मेरा ये मानना है, कंपटीशन निकालने के लिए या सिविल किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत, ज़्यादा बुक्स में या नोट्स में खोने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो अपना ये मानना है, कम पढ़ो किंतु सटीक पढ़ो। अतः जो छात्र हमारे पीटी, आंसर राइटिंग या मेंस किसी भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैं कांटेक्ट नंबर फिर से बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर ले, 9135904639,
9135904639 9135904639। और एक बार फिर से मैं यही कहूँगा सभी छात्रों को कि आप मेंस की तैयारी और पीटी की तैयारी एक साथ लेकर चले। अब आप उस सिद्धांत पे ना चले कि मैं पहले पीटी निकाल लूँ फिर मेंस की तैयारी करो। इसमें बहुत से छात्र फंस जाते हैं। जितने भी लोक सेवा आयोग है सब ने समय के साथ अपना एग्जाम लेने की रणनीति को बदला है। चूँकि अब एग्जाम की रणनीति बदली है, एग्जाम के पैटर्न बदले हैं, तो अब ये जरूरी है कि छात्र भी अपनी तैयारी की रणनीति को, अपने तैयारी करने के पैटर्न को बदले। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूं। हम बहुत जल्द आपके साथ गुरु मंत्र रेडियो क्लास के अगले एपिसोड यानी चौथे एपिसोड से जुड़ेंगे। चौथे एपिसोड का विषय दो में या तो इतिहास से संबंधित होंगे, जैसा कि हमने आपसे पहले एपिसोड में कहा था कि हम अपने अगले एपिसोड में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन करेंगे, या फिर बीपीएससी 64 के प्रारंभिक परीक्षा के ही सवालों पर अभ्यास करेंगे। खैर जो भी होंगे वो समय के साथ देखा जाएगा। फिलहाल हमें इजाज़त दें। आप सबके परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो। जो भी जिस लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार की या अन्य स्टेट की या यूपीएससी की, जिसकी भी कर रहे हैं, आप सबकी तैयारी अच्छे से हो। धन्यवाद।